चलो बच्चों, जो हम लोगों ने अपनी प्रोसेस करी थी उसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अब तक के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हम पहुंच गए और सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट आया कि यदि हमें एलिवेशन निकालना है तो इसका सिंपल तरीका, यदि ये ले लिया जाए और ये ले लिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अब नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जरा मेरी बात का जवाब दो। क्या लगता है, जैसे मान लो हमने ये वाटर लिया था, ठीक है, और इस वाटर में हमने मान लीजिए यूरिया मिला दिया, ठीक है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर मान लेते हैं कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 नहीं रहा, 102 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मान लेते हैं। ठीक है, यूरिया मिलाने पर इतना तो सीख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, और वो बॉइलिंग पॉइंट जो है 102 हो गया। आपको क्या लगता है, मैं इसको हीट देता जाऊं और 100 से इसके टेम्परेचर को 102 कर दूं, तो 102 पर क्या यहां पर सारे का सारा वाटर उड़ जाएगा या ऐसा नहीं होगा? 102 पर पहुंचने पर सारे का सारा वाटर जो है नहीं उड़ेगा, क्या होगा? तो जरा इस चीज को सोचिएगा। देखो बच्चों, हम ये चाहते हैं कि जब भी प्योर वाटर है और उसके अंदर हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो कुकिंग करने में हम ये चाहते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर वाटर है ना, ये आपका अपना टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से और ऊपर ले जाए, यानी 100 पर पहुंचने पर बॉइलिंग ना हो, ये बॉइलिंग हमारी थोड़ी सी और ऊपर हो, ताकि हमारी जो ये सब्जियां या जो चीजें भी हमने यहां डाली हैं उनको पकने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा मिले। क्योंकि यदि हम 100 पर पहुंच गए बच्चों, वाटर, प्योर वाटर के बारे में बात हो रही है, लिक्विड और गैस, ठीक है, यदि हम 373 पर हैं, ठीक, और अब हम यदि इस पर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम की प्रोसेस है। अब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो क्या होगा पता है? ये पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप शुरुआत में अगर इसको कोशिश करो कि 1 एटीएम बरकरार रहते हुए इसका हल्का सा इसको आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करो ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, यहां फेज चेंज हो रहा है। आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो कि जब फेज चेंज होता है तो उस वक्त टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो यदि आप इसको हल्का सा टेम्परेचर दोगे ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। क्या बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी और टेम्परेचर देने पर ओवरऑल सिस्टम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। यानी गैस और लिक्विड और ज्यादा गैस में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप टेम्परेचर दोगे, वो सिस्टम इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या बनाने लग जाएगा? गैस बनाने लग जाएगा। अगर आपको ये चीज को मेंटेन रखना है कि लिक्विड भी रहे और गैस भी रहे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो सिर्फ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली। ये चीज झिली आपको थोड़ी सी कि इस वक्त आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी लेगा तो ये सिस्टम, लेकिन इस एनर्जी का असर आपको टेम्परेचर पर दिखाई नहीं देगा। इससे इन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो है, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। अब अब हमें चीजों को पकाना है, हमें चाहिए टेम्परेचर इससे ज्यादा, तो क्या करो? उसके अंदर यूरिया मिला दो, उसके अंदर यूरिया मिला दो। यूरिया मिलाने से, यूरिया मिला दो या कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दो। खाना में बनाने जा रहे हो, यूरिया मिला दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसके अंदर कोई और सब्सटेंस मिला दो जो नॉन वोलेटाइल है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऐड कर दो NaCl। NaCl ऐड कर दोगे ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब जो है इंक्रीज हो जाएगा, इस पर पहुंच जाएगा। यानी जो प्रोसेस 100 पर हो रही थी, अब वो प्रोसेस 102 पर होने लग जाएगी। और NaCl मिला दो,
और ये जितना आप चाहो उतना इस सिस्टम के बॉइलिंग पॉइंट को आप इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। ठीक है, इतनी बात, थोड़ा सा इसका हिंट लगा ना कि हमारे लिए यदा कदा जरूरी भी होता है कि हम सिस्टम के बॉइलिंग पॉइंट्स को इंक्रीज कर दें, जिससे ये चीज अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो एक काम करो, कुकर में क्या होता है, आप बाहर से प्रेशर बढ़ा देते हो। कुकर के अंदर क्या होता है, बाहर से लगने वाला प्रेशर आपने बढ़ा दिया। अब आपने बाहर से लगने वाला प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो जो बबल बनना है या ये जो इक्विलिब्रियम अचीव होना है, इस प्रोसेस को करने के लिए यदि 1 एटीएम से ज्यादा का प्रेशर लगा दिया गया तो इस सिचुएशन तक आने के लिए आपको टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा। तो या तो आप प्रेशर बढ़ा दो, जैसा आप प्रेशर कुकर में करते हो वैसा कर दो, या आप इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दो। इन दोनों केसेस में आप क्या कर ले जाओगे, इन दोनों केसेस में बॉइलिंग पॉइंट आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। अब मैं अपने पुराने क्वेश्चन पर आता हूं कि यदि हमने 102 डिग्री यहां पर कर दिया तो क्या सारे का सारा वाटर उड़ जाएगा, या बहुत थोड़ा वाटर बचा रहेगा, काफी उड़ जाएगा, क्या होगा। तो देखो बच्चों, होगा क्या, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, टीबी बराबर, इस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं, टीबी बराबर के बी इंटू एन बाई डब्ल्यू इंटू 1000। देखो, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, डब्ल्यू, पानी उड़ता जाएगा, नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये लगातार डिक्रीज करता जाएगा, ये लगातार डिक्रीज करता जाएगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। यानी यूरिया मिलाया, थोड़ा हीट किया, जो बचा हुआ सॉल्यूशन रहा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, और आपने हीट किया, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और बढ़ गया। यानी लगातार आप इसको हीट करते जाओगे तो चूंकि पानी उड़ता जाएगा, कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl तो उतना ही बना रहेगा। उड़ क्या रहा है, पानी, पानी उड़ रहा है, तो लगातार इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और यदि मोलिलिटी आपकी लगातार बढ़ती गई तो सॉल्यूशन का एलिवेशन जो है वो और ज्यादा होता जाएगा। तो सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो, आपको क्वेश्चन इस पर ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि मैंने टेम्परेचर 105 कर दिया तो बताओ यहां कितना पानी बचेगा, और शुरुआत में आपको पानी कह दिया गया कि 1000 ग्राम है। तो अब सोचो क्या करोगे, एलिवेशन कितना हुआ है, एलिवेशन कितना हुआ है, 5 का। अब ये डिफरेंस है, तो चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, सॉरी केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बराबर के बी आपको पता, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कितने हैं, वो तो उतने ही रहेंगे, डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू 1000, ये आप फाइंड कर लो। ओरिजिनल कितना था, 1000 था, अब जो आ गया मान लो 800 हो गया, तो 200 कहां चला गया, 200 लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपसे यदि एलिवेशन पूछा जाए तो आप वो इनिशियल स्टेज का ही बता सकते हो कि जब इतना यूरिया या NaCl मिलाया गया होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज कर गया होगा। हालांकि वो समय के साथ साथ, उड़ने के साथ साथ और बढ़ेगा, लेकिन वो आपसे पूछा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। उस पर बेस कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि हमने इतना कर दिया तो बताओ कितना वाटर बचा रहेगा, कितना उड़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो ये और चीज आपके दिमाग में मैंने सेट कर दी। थोड़ा सा हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन अगर आप बहुत आराम से सोच रहे होंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। अब मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन में यहां मैंने 2 मोल NaCl के 1000 ग्राम वाटर में मिला है, जिसका Kb मैंने आपको दे दिया 0.5। ठीक है, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि फाइंड डेल्टा टीबी।
तो डेल्टा टी भी तो हम ओरिजिनल वाले से ही निकालेंगे। ये सारा थॉट जो है वो थ्योरेटिकल में हमसे पूछा जा सकता है। तो ओरिजिनल के हिसाब से यदि हमने टीबी निकाला तो हम टीबी के लिए क्या करें, केबी जो 0.5 दिया हुआ है इनटू 2 मोल मिलाया है, वाटर 1000 ही है, यानी मोलरिटी कितनी हो गई 2, यानी एलिवेशन कितना आ गया 1, यानी न्यू बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया इसको ऐड करने के बाद वो आ गया 101। लेकिन ये तो था जो हमने सोचा था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आया वो ये आया कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बता रहे थे कि इसके अंदर एलिवेशन 1 का नहीं हुआ है बल्कि 2 का हुआ है। अब यहां हमने सोचा कि ये क्या गड़बड़ हो गई, तो हमने कहा अच्छा जरा हम अपनी पुरानी डेफिनेशन पर जाते हैं। पुरानी डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या थी? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो चीज मिलाई है सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर जाने पर, मतलब कोई सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने जो मिलाया है उनके नंबर पर डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है? जो आपने मिलाया उसके नंबर पर या मोल्स पर। अब आपने 2 मोल NaCl मिलाया, लेकिन NaCl है कहां? आपने मिलाया क्या 2 मोल NaCl, लेकिन अब सॉल्यूशन में NaCl तो है ही नहीं। ये तो पानी में गया और पानी में जाने पर इसने 2 मोल Na+ बना दिए और 2 मोल Cl- बना दिए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड तो करती नहीं कि आपने जो मिलाया उसका साइज कैसा है, ये तो इस पर डिपेंड करती है अब उनके नंबर कितने हैं। ये नंबर तो बढ़ गए, ये नंबर बढ़ गए और शायद इसी कारण से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई। एक मिनट पहले मैं ये देख लूं, यहां पर 2 मोल मिला है ना, तो एक आना चाहिए और ये जो है आपका, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर पर डिपेंड करती है और यहां नंबर जो हो गए वो पहले की तुलना में तो बढ़ गए। आपने यदि 2 मोल इसको मिलाया तो आयंस तो आपके 2 मोल Na+ हो गए, 2 मोल Cl- हो गए, तो आपके आयन की संख्या तो पहले की तुलना में बढ़ गई। इस कारण से ये जो है वो अंतर आ रहा है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई हम अंतर जो आ रहा है हम कैसे एग्जैक्ट वैल्यूज बता पाए इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, आप तो बिल्कुल परवाह मत करो कि डिसोशिएट हो रहा है या एसोशिएट हो रहा, आप तो पहले मेरे इस फैक्टर को सीखो। उन्होंने अपना एक फैक्टर बताया, उसका नाम दिया वॉन हॉफ फैक्टर और उसको रिप्रेजेंट किया आई से, और इस फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ये आई होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टेकन इनिशियली। उन्होंने कहा कि अगर आप इस दुविधा से बचना चाहते हो तो आप मेरे इस फैक्टर को पहले सीख लो, और उन्होंने एक कंडीशन भी दी, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। उन्होंने कहा आई का फैक्टर तभी डिफाइंड है जब आपने कोई चीज मिलाई और वो चीज मिलाने के बाद, जैसे आपने ए बी मिलाया पानी के अंदर, तो पानी में मिलाए जाने के बाद ए बी ना रहे, अपने रूप को बदल ले, या तो वो A+ और B- में आ जाए, यानी जो आप मिला रहे हो उसी फॉर्म में ना रहे, वो चीजों को बदल ले, तो वहां पर आप आई लगाओगे। या आपने 2 A मिलाए, उन्होंने कंबाइन होकर
ए ये बना लिया, चीजों ने अपना रूप बदल लिया, यहां ए डिफाइंड होगा, आई डिफाइंड होगा, सॉरी। आपने यूरिया मिलाया, यूरिया मिलाया और पानी में मिलाए जाने के बाद सिर्फ किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया एक्वस में। यानी पहले सॉलिड था, बाद में पानी में मिलाने पर उसने रूप नहीं बदला, वो सिर्फ क्या हो गया? एक्वस फॉर्म में चला आया, डिसोशिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा इसमें आप आई के बारे में बात मत करना, और यदि करो भी, आपको मेरा टर्म पसंद आए, करो भी, तो आई की वैल्यू 1 ले लेना। तभी तो बच्चों अब तक जो हम सवाल लगाते थे वहां पर तो हम सवाल ऐसे ही लगा लेते थे, क्योंकि वहां अगर आई होता था तो आई 1 ही होता था। अगर आपने शुगर मिलाई तो शुगर पर आप आई मत बोलो, क्योंकि अगर आप आई बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू यहां पर भी कितनी लेनी पड़ेगी? 1, क्योंकि शुगर भी अपना रूप पानी में डालने पर नहीं बदलता। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये पानी में डालने पर रूप बदलेगा या नहीं बदलेगा? आपको पता ऐसे चलेगा कि वो आपसे बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये पानी में डालने पर डिसोशिएट हो रही है, पानी में डालने पर ये पर्टिकुलर चीज एसोसिएट हो रही है। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो इसका मतलब है कि वो अपना रूप नहीं बदल रही है, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा, तो सर मतलब रूप बदल रही है तो आई कैसे निकाला जाएगा ये तो बता दो पहले आप। ठीक है, मैं बताता हूं इसको। मैं कुछ केसेस के तहत बोलता हूं। पहला केस, केस 1, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl लिया था, तो जो आपने पहले सीखा है मैं उसी के तर्ज पे आपको बताता हूं। NaCl लिया, यह आपका NaCl की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, टूट जाएगा। T=0 पर मान लो आपने इसके A मोल लिए थे, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। T पर ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा डिसोशिएट होगा। ये बचेगा, बनेगा A, ये बनेगा A। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये हो गए A+A अपॉन टेकन इनिशियली A, यानी I की वैल्यू यहां कितनी आ गई? 2 आ गई। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने कहा होता MgCl2, ये डिसोशिएट होता Mg+2 ट्वाइस Cl-, इसका A, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये 0, A 2A, तो I बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिए मैं सब इसलिए लिख रहा हूं, जल्दबाजी करने पे क्या होता है, कुछ बच्चों को तो समझ में आता है, सबको नहीं समझ में आता। तो यहां मैं अपना वो नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितनी जल्दी बता रहा हूं, नहीं, मैं सबको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो सबको समझ में आना जरूरी है और आप इस चीज को अच्छी तरह से सीखते चलिए। I बराबर क्या हो गया? 3। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, थर्ड एग्जांपल देखो। मान लो मैंने ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया K4FeCN6। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, ऐसे डब्बे में लिखे जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। और इनमें जब डिसोसिएशन होता है तो ध्यान रखिएगा, आपको इस पार्ट में जो डब्बे के बाहर लिखा हुआ है और जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, इनको अलग अलग तोड़ना है, इनको नहीं तोड़ना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब पानी में मिलाया जाता है तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये फर्दर नहीं टूटता। ठीक है, इतनी चीज अभी ध्यान रखो। यानी ये कैसे टूटेगा सर? ये ऐसे टूटेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 डब्बे के ऊपर -4। ठीक है, इसका आई निकालना होगा सर, तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही 4A और ये यानी आई कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 5। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। एक और देख लो, जैसे मैंने कहा CuNH3 का होल 4 SO4, ये है मान लो। अब इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ोगे? डब्बा अलग और दूसरी चीज अलग। डब्बा अलग मतलब CuNH3
का होल 4, डब्बे पर चार्ज कितना +2, क्योंकि सल्फेट पर कितना होता है -2, ये आ गया SO4 -2। इनिशियली लिया A, कुछ नहीं, T इक्वल टू T पर क्या हुआ, ये हुआ आपका 0, ये हुआ A और A, यानी I की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, तो पहले आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीख लिया। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, ये आपका 100% तो डिसोशिएट होता नहीं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इसको कैसे किया जाए, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो सबसे नामी गिरामी हम जानते, मान लियो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, अच्छा, एसिटिक एसिड ले लिया तो ये आपका डिसोशिएट होता है ऐसे, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, A है, कुछ नहीं। अब इसके डिसोसिएशन को कैसे सीखा है आपने, 1 माइनस एल्फा, तो A से 1 से गया अल्फा, तो A से कितना जाएगा, A अल्फा, ये बनेगा कितना, A अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टेकन इनिशियली, तो I का फैक्टर कितना हो गया, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा अपॉन A, ये हटा, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, A इधर हो गया 1 प्लस एल्फा बाई A, इधर हटा। अब I की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एल्फा। अगर आपको किसी ने कह दिया कि एसिटिक एसिड जो है वो 20% डिसोशिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आप क्या लगा दोगे, 20%, मतलब 100 से 20, तो 1 से कितना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड होती है, 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 20% है, 20% यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2, यानी I कितना हो जाएगा, 1.2। ठीक है, तो देखो, आपको यदि पता हो जाए कि इतना डिसोशिएट हो रहा है तो आप I आराम से निकाल लोगे। ठीक, जैसे इन जनरल मैं कह दूं कि हमारा A जो है वो हमारा कुछ NB में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, तो A 0, T इक्वल टू T A 1 माइनस एल्फा, तो A से ये यदि 1 घटता है तो 1 बनता है। ठीक है, यही तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतना घट रहा है तो ये क्या बन जाएगा, A N एल्फा। चेक करो, यहां घट कितना रहा है, A अल्फा घट रहा है, तो यहां क्या बन जाएगा, A N अल्फा बन जाएगा, यानी टोटल I कितना आ जाएगा, इसको देख लो, A अल्फा प्लस A N अल्फा अपॉन A टेकन इनिशियली, तो I की वैल्यू क्या आ गई, A यहां से इधर रख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, क्या कॉमन ले ले, कुछ तो भी जो मर्जी हो, यहां से हमने कहा प्लस हमने A कॉमन ले लिया, A कॉमन ले लिया तो यहां आ गया N माइनस 1 बाई A, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 प्लस N माइनस 1। N क्या है, N क्या है, N आपका है 1 मोल जितने में डिसोशिएट हो रहा है, जैसे NaCl के लिए N क्या होगा, 1 मोल कितने में डिसोशिएट हो रहा है, 2 में, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जरा सोचो, यदि मैंने आपसे कहा कि I की वैल्यू बताओ, एक मिनट, अल्फा कहां चला गया हमारा, एक मिनट, अल्फा कहां चला गया, यहां, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, A है, यहां से हमने क्या कॉमन लिया, एक सेकंड, यहां मैंने अल्फा खा लिया, एक सेकंड बच्चों, इधर मैं क्या कर दूं, इधर A कॉमन लिया ना, A कॉमन लिया ना, तो इधर मैं A अल्फा कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, A अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो A अल्फा कॉमन लिया तो यहां आ गया N माइनस 1, N से डिवाइड किया तो I कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस एल्फा N माइनस 1।
ठीक है, अब क्या हुआ, n की वैल्यू यहां पर कितनी है, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, NaCl के लिए 2, अल्फा कितना है, यहां पहले हमने I की वैल्यू 2 निकाली थी ना, आप चाहो तो इस जनरल फॉर्मूले से भी निकाल लो, I की वैल्यू 100% डिसोसिएशन तो 1, यानी इधर अल्फा की वैल्यू तो I बराबर कितना आ गया 1 प्लस इधर आ गया 2 माइनस 1 यानी 1, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस जनरल फॉर्मूले से दोनों पर पहुंच सकते हो, या आप जैसे मैं पहले सिखा रहा था वैसे कर सकते हो, जैसे MgCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, तो वहां यदि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो Mg प्लस 2 ट्वाइस L माइनस, तब I यहां से निकालना हो तो कैसे निकालोगे, I बराबर 1 प्लस अल्फा कितना 1, N कितना 2 1 3, 3 माइनस 1, यानी I की नेट वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 1 3, 3 आ रही थी पहले भी, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हो I की वैल्यू। अच्छा, तो सर यदि हम I की वैल्यू के बारे में बात करें तो I की वैल्यू अल्फा पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल सही बात है। और आपको यदि बता दिया जाए कि इतना ये डिसोसिएशन हो रहा है तो आप वहां पर I कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरी बात इसको थोड़ा सा और आगे सुनो, मैं पहुंचता हूं अपने थर्ड केस पर ताकि I की कहानी मैं अभी ही निपटा दूं। अगला केस है केस थर्ड, यदि आपका सल्यूट एसोसिएट हो रहा हो, मान लो दो आपने ए मिलाए, ठीक है, और ये मिलते ही एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो रूप बदल गया इनका, तो आई डिफाइंड होगा। आई डिफाइन करते हैं, यहां क्या होगा जरा देखो, टी इक्वल टू 0, ए कुछ नहीं, टी इक्वल टू टी, यहां क्या कर देता हूं मैं, टी इक्वल टू टी, इधर कर देता हूं ए 1 माइनस एल्फा। एल्फा क्या हो गई अब की, एल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एल्फा। अच्छा देखो, दो है तो एक बन रहा है, दो है तो एक बन रहा है, एक होगा तो 1/2, यहां से कितना घट रहा है, यहां से ए अल्फा घट रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए अल्फा बाई 2। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा ए 1 माइनस एल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 अपॉन ए। आसान है बच्चों, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 अपॉन ए, ठीक है। यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखो, ए कॉमन ले लेते हैं, ए हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यानी यहां से आ गया 1 माइनस, और इधर मैं कर देता हूं माइनस, ले लूं कुछ ऐसा ले लेता हूं, यहां मैंने कर दिया अल्फा बाई 2 माइनस 1 बाई ए, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में, यहां से ए और ए कट गया, यानी आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1 प्लस एल्फा बाई 2 माइनस 1। अब मान लो ये आपका 100% एसोसिएट हो रहा हो, 100% एसोसिएट हो रहा हो, तो एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, 100% एसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, यदि ये 100% एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस एल्फा बाई 2 यानी 1/2 माइनस 1, यानी ये आ गया कितना माइनस का 1/2, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, या आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। समझ में आया, अल्फा कितना रख दिया हमने 1, तो 1/2 माइनस 1 यानी कितना आ गया माइनस का 1/2,
माइनस का 1/2 और इधर 1, यानी ये कितना हो गया, माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1 यानी प्लस का 1/2। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर मैंने कर दिया आई इक्वल टू 1 और मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 1 और इधर कर लेता हूं 1 माइनस 1 माइनस α/2। ये भी कर सकते हो, सही किया ना मैंने। इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस, बात एक ही है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो ये कितना हो गया, 1/2, यानी ये 1/2 1 से घटा तो आ गया 1/2 और ये 1 से घट गया तो आ गया 1/2। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लो, लेकिन थॉट क्या है, कैसे निकाला गया, इस चीज को समझिएगा। अब मान लो इसको भी जनरलाइज करते हैं, इसको भी जनरलाइज करते हैं। मान लो इधर है ए, अच्छा एक चीज और यहां सुनो, जैसे इस चीज को क्या बोलते हैं, इस एसोसिएशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इधर दो एक में कंबाइन, दो कंबाइन होके एक बना रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़कर एक बना रहे हैं, इसको आप इस नाम से जानते हो, डाइमर। तीन एक बना रहे हैं, ट्राइमर। चार एक बना रहे हैं, टेट्रामर। पांच एक बना रहे हैं, पेंटामर। ठीक है, हर बार क्या चीज चेंज होती जाएगी, यहां पर जो ये टर्म है वो बदलता जाएगा, कभी 2 कभी 3 कभी 4 ये आता जाएगा। यदि आपने 2 की जगह n रख दिया, इसका मतलब क्या होगा, पॉलीमर। यानी यदि हम एक रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहें आई के लिए तो क्या कर सकते हैं, आई के लिए रिजल्ट हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि यदि हमने कहा यहां पर एन ए है और ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है ऐसा, ठीक है। फिर से देखो ए 0, ए 1 माइनस एल्फा, एल्फा फिर से हमने क्या डिफाइन किया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये एन है तो ये 1 बन रहा है, ये 1 होगा तो ये 1/n बनेगा। ये ए एल्फा है तो ये क्या बन जाएगा, ए अल्फा/n। यानी आई की वैल्यू अब जनरलाइज्ड रिजल्ट से क्या आ गई, ये आ गई ए 1 माइनस एल्फा प्लस ए अल्फा/n अपॉन ए। ठीक है, यहां से आप ए कॉमन ले लीजिए तो इधर आ गया ए, हट गया पूरे में से, यहां आ गया 1 प्लस इधर अपन क्या कर लें, अल्फा भी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा, इधर आ गया 1/n-1 बाई ए से ए कट गया, यानी यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 प्लस अल्फा, आगे क्या लिख लो 1/n-1। कितने भी मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हो आप n की वैल्यू लगाते जाइए। अगर उनका 100% नहीं हो रहे हैं, 20% हो रहे हैं, तो आप ये 20% में अल्फा चेंज करते जाओ। तो जैसे डिसोसिएशन के केस में आपने हर जगह पर आई निकाल लिया था, वैसे ही एसोसिएशन के केस में आप आई निकाल सकते हो। मजे की बात यह है कि आई की वैल्यू, यदि कोई चीज डिसोशिएट हो रही है, फॉर डिसोशिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, यानी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यदि कोई चीज एसोसिएट हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, यानी आई की वैल्यू लेस देन 1। और ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, तो वहां कोई तकलीफ ही नहीं है, वहां पर आई की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। अब सर ये तो समझ में आ गया आई निकलेगा कैसे, लेकिन आई का यूज हम क्या करें। देखिए आई का यूज आपको कुछ नहीं, वॉन हॉफ साहब ने कहा कि जैसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। जो ये एम आप करते हो ना, एम, ये आप एम जो रखो ना, वो उन चीजों का रखो जो एक्चुअल में आपको सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं। ये आप NaCl का मत रखो, क्योंकि NaCl तो दिखाई नहीं देता।
ये आप m उसका रखो जो आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देते, उसका m रखो। मतलब यदि आपने 1 मोल NaCl को 1000 ग्राम पानी में डाला है, तो आप उसको रखो जो आपको दिखाई देता है। यानी क्या दिखाई देता है? Na प्लस दिखाई देता है 1m और Cl माइनस दिखाई देता है 1m। तो इसके और इसके 1 + 1 2m यहां रखो, एक ना रखो। तो वॉन्टाव साहब ने कहा कि आप एक काम करो, जो m है इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है कि जो आपको सॉल्यूशन में दिखाई देता है उसकी मोलरिटी को यहां रखा जाए। लेकिन आप इस तरह से परेशान मत हो, आप तो एक काम करना, आप जो भी अब तक रखते आ रहे हो वही रखना। बस अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा हो और आपको सही वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ना, तो आप क्या काम करिएगा, हमारे इस फैक्टर को यहां इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। इसके इंट्रोडक्शन से वही चीज हो जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं कि NaCl पानी में मिलाया गया, वो NaCl अब NaCl नहीं रहा, वो Na प्लस के 1 मोल हो गए और Cl माइनस के 1 मोल हो गए। अब आप बार बार पानी में मिलाने पर क्या हुआ ये तो सोच नहीं पाओगे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमको तो सॉल्यूशन क्वेश्चंस का देना है, तो हम फटाफट क्या काम करें, हमें यूजर फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या काम करो, आप हमारा आई ले लो, इस आई को आप फटाक से लगा दो और बाकी जो आप पहले लेते थे वही लेते चलो। कि ये आपने 1 लगाया, कोई दिक्कत नहीं, के भी आपको जो वैल्यू पता थी वो, यानी जो आपने पहले सवाल सॉल्व किया था जहां पर आपने इसके 1 मोल को या कितने मोल को, 2 मोल को मिलाया था ना, वो 2 लिख लो। केबी की वैल्यू 0.5 थी, वो लिख लो। ठीक है, एक्चुअली में आपको क्या लिखना चाहिए था, 2 मोल ने जो 2 मोल Na बनाए थे और 2 मोल Cl बनाए थे उनको यहां लिखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप तो हमारे इस फैक्टर को यहां इंट्रोड्यूस कर लो कि NaCl की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट होगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई चीज डिसोशिएट या एसोसिएट हो रही होगी, तो हमारा नया फॉर्मूला ये है, हम अल्फा की मदद से आई निकाल लेंगे और उस आई को यहां पुट करके जो करेक्ट एलिवेशन आएगा उसका पता कर लेंगे। सर तो और इसका क्या यूज है? और बहुत सारे यूज हैं। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कहा 0.1 m यूरिया है। एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर हमने कहा 0.1 m NaCl है। एक और कंटेनर है जिसके अंदर हमने कहा कि 1.1 कह रहे, सब में 0.1 ले लो, 0.1 m आपका Na3PO4 है। और मैं आपसे पूछ लूं कि इन तीनों कंटेनर में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो पहले मैं वेपर प्रेशर नहीं पूछ रहा हूं, पहले मैं पूछता हूं बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो सब में इसकी वैल्यू सेम, सारे सॉल्यूशन मैंने पानी में बनाए, के बी सेम, एम सेम, के बी सेम, यानी सारा दारोमदार किस पर आ गया? आई पर। कुछ नहीं पता, आई कितना मानो? 100%। इसमें तो डिफाइंड ही नहीं, 1 ही आ गया, इसमें आई 2, इसमें आई 3, 1 4। इसका मतलब जो एलिवेशन होगा वो एलिवेशन किस केस में ज्यादा होगा? सी वाले केस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, देन बी वाले केस का, देन ए वाले केस का। क्या मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके आपको यह पूछ सकता हूं कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम? तो आप कहोगे सर
इसको हमको 1 एटीएम तक ले जाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। इसको 1 एटीएम तक ले जाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। यानी शुरुआत में जो इसकी बॉल होगी वो अंदर से बाहर जो फोर्स लगा रही होगी बहुत कम लगा रही होगी, तभी तो 1 एटीएम तक ले जाने के लिए हमको इसको बहुत हीट देना पड़ा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा और ए वाले का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तभी तो ज्यादा है। मान लो इसका 0.9 है, इसका 0.7 है, कुछ ऐसा सोच लो, ऐसा सोचो। इस हालांकि आप इससे सोचो तो ज्यादा अच्छा है कि यहां पर वेपर प्रेशर जो है, अब सोचो ना, आपने नॉन वोलेटाइल चीजों को खूब सारा यहां मिला दिया, खूब सारा मिला दिया, यानी वाटर का अमाउंट यहां पर क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये कम वाटर यहां पर मौजूद होगा, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल कई सारे आ गए ना, यहां पे पार्टिकल कई सारे आ गए, तो सरफेस पर कई सारे पार्टिकल आने के कारण वेपर फेज में वाटर आराम से नहीं जा पा रहा है, यानी यहां प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहा है पानी। और अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है तो 1 एटीएम प्रेशर चाहिए होगा, यानी इसके लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, यानी इसका वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग का तो ऑर्डर ये, और यदि वेपर प्रेशर का ऑर्डर तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर ये। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा बच्चों, मान लो मैंने कहा आपसे कि एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, तीनों में मैंने एसिड रखे। यहां 0.1 एसिटिक एसिड रखा, यहां 0.1 ट्राईफ्लोरो वाला कंपाउंड रख दिया, यहां पर मैंने 0.1 CCl3 और COOH ये कंपाउंड रख दिया, सबका वाटर में सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये जो आपको अभी बताना है। दूसरा क्वेश्चन, अब की मैंने इन तीनों को नहीं लिया, अब की मैंने इसी को लिया, इनमें से एक को पकड़ लिया। ठीक है, यानी मैंने एसिटिक एसिड को ले लिया। एक बार एसिटिक एसिड को हमने 0.1 लिया, CH3COH। एक बार एसिटिक एसिड को मैंने पॉइंट, या मैं इसको ऐसे करता हूं कि इसको अभी रहने देता हूं। पहले तो आप इसका जवाब दो, फिर अपन इस पर आते हैं। पहले इसको जवाब दो, इसको अभी आगे देखेंगे। ठीक है। अब यानी यहां से अपन ने क्या चीज सीख ली कि एलिवेशन कैसे होता है, वो किसका क्या फंडा है, और यदि सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट हो तो हमें उस जगह पर यदि एलिवेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे काम करें। जल्दी टिप्स इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।